So chapter number 2, some basic concepts of macroeconomics. In this chapter we have already dealt with what are consumption goods, what are capital goods, final goods, intermediate goods, concept of consumption expenditure, concept of investment expenditure. Investment expenditure में we dealt with two things, fixed investment and inventory. So in the last class we were talking about gross investment, net investment and depreciation. What is gross? Gross का मतलब ये होता है something which is in total, जो एक साथ है, और net is something जिसमें जो आपने कटिंग कर दी, जो बच गई चीज, that is your net. तो gross investment क्या है? जो आपने total, मान लो मेरी कपड़े बनाने की फैक्ट्री है, मेरे पास उसमें 3 मशीन, उसमें से ये एक मशीन जो है ना ये वाली खराब है। अब मैंने इस ईयर में 2 मशीन खरीदी, एक टू रिप्लेस दिस और एक नहीं। तो अभी मेरे पास मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितनी? ग्रॉस नहीं, दो क्लोजिंग कितना था? 3। ओपनिंग कितना हुआ? क्लोजिंग 3 कैसे था? ये तो था ही नहीं ना, 2 हो गया ना। तो 2 आपकी कितनी बच गई? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितनी हुई? 2। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितनी हुई? 2। और नेट इन्वेस्टमेंट कितनी हुई? 1। क्योंकि ये तो इसको रिप्लेस करी ना, इसकी कुछ एडिशन तो हुआ ही नहीं, एडिशनल मैंने क्या करी है? दिस इज द नेट इन्वेस्टमेंट। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन मतलब होता है वेयर एंड टियर। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? वेयर एंड टियर का जो लॉस हुआ है, जो आपका यूज करने की वजह से जो आप खर्चा करते हो, एक्सपेंड करते हो, दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से अगर आपने नेट इन्वेस्टमेंट निकालनी है तो आपने डेप्रिसिएशन क्या करना होता है? माइनस करना होता है। नेट इन्वेस्टमेंट से अगर आपने ग्रॉस डेप्रिसिएशन निकालनी है तो आप डेप्रिसिएशन क्या करोगे? अंडरस्टैंड? इतना समझ में आया ना? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। कैलकुलेट करेंगे तो जब हम नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालेंगे या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये जो नेट और ग्रॉस का डिफरेंशिएशन होगा, ये डेप्रिसिएशन की वजह से ही होगा। अगर डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे तो नेट प्रोडक्ट निकल जाएगा, अगर डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नेट प्रोडक्ट निकल जाएगा, ऐड कर देंगे तो ग्रॉस। सिग्निफिकेंस ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट. Following observations highlight the significance of net investment. It raises the stock of the capital in the country. Basically ये जो हमने net investment करी है, जो हमने एक मशीन और ऐड करी है, इसका हमको क्या फायदा? हमारी कैपिटल इंक्रीज हो रही है, हमारी मशीनरी इंक्रीज हो रही है। मशीनरी इंक्रीज होगी तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। मैं तीन मशीन से अगर 10 शर्ट बना पा रही थी, अब मेरे पास एक और मशीन आ गई है, मेरी शर्ट की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, 12 बना लूंगी, 13 बना लूंगी। So it raises the stock of the capital in the economy. जितना ज़्यादा stock capital होगा, उतनी ज़्यादा availability होगी of capital per unit of labor. मैं अपनी लेबर को भी उतना ज़्यादा पैसा दे पाऊंगी। Accordingly, labor की efficiency भी increase. It helps generate opportunities of employment. अब जब मैंने एक और मशीन लगाई तो इसमें काम करने के लिए मैं 2 लेबर को भी और हायर करूंगी, तो 2 लोगों को और नौकरी भी मिलेगी, तो employment increase होती है। नेट इन्वेस्टमेंट इज अ नेट, और जितनी नेट इन्वेस्टमेंट होगी उतनी ही मेरी नेट राइज हो जाएगा इन प्रोडक्शन। किसमें राइज हो जाएगा? प्रोडक्शन में मेरी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोड्यूस करने की क्षमता बढ़ेगी। अकॉर्डिंगली जैसे मेरी प्रोडक्शन बढ़ेगी, मेरे प्रोडक्ट्स इंक्रीज होंगे, मेरी जीडीपी की भी ग्रोथ। अंडरस्टैंड? समझ में आया? सबसे पहली चीज, नेट इन्वेस्टमेंट की वजह से क्या होता है? कैपिटल इंक्रीज होता है इकोनॉमी में। जितना ज़्यादा कैपिटल होगा, लेबर को भी इतना ज़्यादा पैसा मिल पाएगा, स्टॉक इंक्रीज होगा इकोनॉमी का। दूसरा सिग्निफिकेंस होगा प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है। अभी मैंने मशीन लगाई, मैं उसको यूज़ नहीं कर रही, मेरी प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होगी। बेसिकली नेट इन्वेस्टमेंट करने से प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने की जो आपकी क्षमता है, जो आपकी कैपेसिटी है, वो इंक्रीज होती है। एंड थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा। ब्रीफली, नेट इन्वेस्टमेंट है, प्रोडक्शन कैपेसिटी को एनहांस करती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करती है और लेबर की एफिशिएंसी को बेहतर करती है। डिफरेंस क्या होता है ग्रॉस में और नेट में? ग्रॉस में एक्सपेंडिचर आता है न्यू असेट्स का, जो आपने नए खरीदे, यानी कि एडिशनल वालों का भी ऐड करते हो, और जिनको आपने रिप्लेस किया है उनको भी ऐड करोगे, तो एडिशनल भी ऐड होगे और रिप्लेसमेंट्स भी ऐड होगी।
बट नेट इन्वेस्टमेंट में सिर्फ जो आप परचेज न्यू चीजें खरीदते हो उन्हीं को आप ऐड। ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है, नेट में डेप्रिसिएशन एक्सक्लूडेड होता है। इसमें ग्रॉस में नेट एडिशन शो नहीं होती है और इसमें नेट एडिशन कैपिटल स्टॉक में पता चलता है। समझ में आया ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट के बीच में डिफरेंस। नाउ व्हाट इज डेप्रिसिएशन? एक जो सिमिलैरिटी होगी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में वो ये होगी, दोनों में ही फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट पॉसिबल होती है। मतलब नेट इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए भी मुझे फिक्स्ड और इन्वेंटरी दोनों की जरूरत पड़ेगी, ग्रॉस निकालने के लिए भी मुझे फिक्स्ड और इन्वेंटरी दोनों की जरूरत पड़ेगी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट? बताओ। स्टैंड अप। Next person sitting to you. Difference between fixed investment and fixed इन्वेस्टमेंट होता है, हम किसी मशीन वगैरह को अगर परचेज कर लेते हैं तो हमारी फिक्स हो जाती है, और मैम जो इन्वेंट्री होती है उसके लिए क्या क्या आते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में? टाइप्स क्या? व्हाट आर द फोर थिंग्स टू इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का पार्ट? रॉ मटेरियल्स, finished goods, semi finished goods and services। नहीं सर्विस नहीं। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट में ड्यूरेबल तीन ही होते हैं। इन्वेंटरी ड्यूरेबल तो टाइप्स ऑफ कंजम्पशन गुड्स होते हैं। ठीक है, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जो आपकी लो वैल्यू से जो आपकी लो वैल्यू की चीजें अगले साल के लिए स्टॉक में बन जाएंगी उनको हम क्या बोलेंगे? इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। जैसे कि आपके रॉ मटेरियल बच गया, फिनिश्ड गुड्स बच गया, आपकी पूरी प्रोडक्शन हो चुकी है, उसके बाद भी वो बिका नहीं तब वो बच गया। या जैसे मैंने शर्ट का एग्जांपल लिया था, या तो हो सकता है धागा बच गया, देन दैट इज अ रॉ मटेरियल। हो सकता है कपड़ा बच गया, देन दैट इज अ सेमी फिनिश्ड गुड। और अगर शर्ट ही बच गई देन दैट इज अ फिनिश्ड। अंडरस्टैंड? सो अब व्हाट इज डेप्रिसिएशन? जब फिक्स्ड एसेट्स होते हैं जैसे कि प्लांट्स और मशीनरी, जब आप इनको यूज करते हो इनकी वैल्यू कम होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप गाड़ी भी है, मैंने वॉशिंग मशीन का एग्जाम्पल, कोई भी चीज जब आप सेकेंड हैंड खरीदते हो सस्ती मिलती है, पैसा कम हो जाता है पहले वाले से, क्योंकि जो आपने चलाई, जो आपने उसको यूज किया है ना, उसकी पैसे क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। सो नॉर्मल वेयर एंड टेयर, नॉर्मल वेयर एंड टेयर, जैसे ये ब्लेजर है, ये कोट है, मैं जितनी बार पहनूंगी उतनी बार, जितना जब मैंने फर्स्ट टाइम पहना होगा उतना न्यू नहीं लगेगा ना, कहीं से फट जाएगा, ऐसा बटन निकल जाए, बटन लगने के लिए मैं इसमें सिलाई कराऊं। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज डेप्रिसिएशन। नॉर्मल वेयर एंड टेयर है ये। नॉर्मल जब हम किसी चीज को यूज करते हैं तो थोड़ी बहुत घिसती है, चलती है और यूटिलाइज होती है तो खराब भी होती है। जैसे आपके शूज है, शूज का सोल जब आपने नया खरीदा होगा एकदम फ्रेश, अच्छी खासी ग्रिप बनती है, बट जब आप कंटिन्यूसली उसको यूज करने लगते हो घिसने लगता है। दिस इज नॉर्मल वेयर एंड टेयर। या फिर हो गया एक्सीडेंटल डैमेज। अब एक्सीडेंटल डैमेज क्या हो गया? यहाँ से कील निकल रही थी, मैं चल के जा रही थी, मेरा ब्लेजर फट ना। दिस वाज समथिंग मैंने प्लान थोड़ा किया था, या ये मेरे पहनने की वजह से हो सकता है मैंने आज ही खरीदा हो, आज ही वो फट गया ना। दिस इज एक्सीडेंट। जैसे गाड़ी होगी फॉर एग्जाम्पल, अभी कार में नॉर्मल आपने चलाई तो वो तो ठीक है, बट कभी आपने एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का तो उसमें एक्स्ट्रा डैमेज हो गया ना, दैट वाज नॉट प्रिपेयर्ड। नॉर्मल वेयर एंड टेयर के लिए तो हम प्रिपेयर होते हैं कि चलो 3 महीने बाद गाड़ी की सर्विस करानी है क्योंकि वो इतना चल गई, बट एक्सीडेंट वाली सर्विस के लिए आप प्रिपेयर्ड होते हो? नहीं होते हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं? इस जो हम गाड़ी की सर्विस कराने की वजह से और एक्सीडेंट होने के बाद उसकी डैमेज हो गई, उसको जब हम सही कराएंगे तो उसमें जो हमारा खर्चा होगा दैट विल बी नोन एज डेप्रिसिएशन। देखो उनकी वैल्यू कम हो जाती है और ऑब्सोलीट या फिर पुराने हो जाते हैं, आउटडेटेड हो जाते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई या डिमांड चेंज हो गई। इनको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेड। जैसे फोन से, अभी कोई बटन वाले फोन यूज करता है, टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से वो प्रोडक्ट आउटडेटेड हो गया, उसकी डिमांड नहीं है। अब क्या वो बटन वाले फोन की डिमांड नहीं है, कोई नहीं यूज करता है वो फोन, तो दिस इज एक्सपेक्टेड। पता था हमको कि जब हमारी टेक्नोलॉजी बेहतर होगी तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड अपने आप गिर जाएगी। नाउ डिप्रिसिएशन इज द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन यूज ऑफ अकाउंट ऑफ 3 थिंग्स। डेप्रिसिएशन कब कब होगी? नॉर्मल वेयर एंड टेयर के केस में, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस यानी कि ऑब्सोलीट का मतलब होता है पुराना हो जाना, तो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस जो हमें पता है, अनएक्सपेक्टेड नहीं,
एकदम से कल नया फोन आ गया और सारे फोन्स को पीछे छोड़ दिया, दिस विल नॉट बी डेप्रिसिएशन ना। ऐसे आते ही हो ना सारे लोग एक्सपेक्टेड कि हमें पता है कि समय के साथ साथ ये चीज हो सकती है, एक्सपेक्टेड। एंड थर्ड इज एक्सीडेंटल डैमेज। डेप्रिसिएशन को हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। जनरली जब आपसे नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, वहाँ पे डेप्रिसिएशन की जगह ये लिख देंगे कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम CFC भी बोलते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम ही चीज है। अगर आपको कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल की वैल्यू 200 दी हुई है तो दैट मींस इट इज द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। अंडरस्टैंडिंग? अब नाम से आप समझो, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल यूज कर लिया जब आपने फिक्स्ड कैपिटल। कंज्यूम मतलब है कंज्यूम करना, यूज करना, तो आपने कितना कंज्यूम किया फिक्स्ड कैपिटल को, दैट विल बी डेप्रिसिएशन। यही तो पढ़ रहे हैं हम। डेप्रिसिएशन क्या है? वैल्यू का गिरना उसके यूज होने की वजह से। तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को जब हम वैल्यू के टर्म्स में डाल देंगे तो उसको हम CFC या फिर डेप्रिसिएशन बोल सकते हैं। क्लियर? आई एम सॉरी। बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स नीड टू बी रिप्लेस्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। और ये जो डेप्रिसिएशन होती है, इसी की वजह से आपको समय के साथ साथ ये फिक्स्ड एसेट्स बदलने पड़ते हैं, चेंज करने पड़ते हैं। जैसे एक कार का एग्जांपल लेते हैं। सरकार ने रूल निकाला कि ये 1990 से पुरानी जो भी कार्स हैं या 2000 से पुरानी जितनी भी कार्स हैं वो अब नहीं चलेंगी। क्यों नहीं चलेगी? पॉल्यूशन की वजह से, क्योंकि वो इतने समय में चलने की वजह से, टेक्नोलॉजी के चेंज होने की वजह से वो जितना हार्म कॉज कर रही हैं, उनमें नॉर्मल वियर एंड टियर हुआ है, जिसकी वजह से वो एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं है। आप इसलिए उनको रिप्लेस कर दो, तो अब खर्चा करना पड़ेगा ना। दैट इज व्हाट, दिस इज व्हाट डेप्रिसिएशन। ये क्या हुआ? सो रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स रिक्वायर्स फंड। और जब आप इनको, जो आपने चीजें, आपने नई गाड़ी खरीदी, उस गाड़ी को रिप्लेस करके उसमें आपको पैसे लगेंगे ना, तो जो जो पैसा होता है उसको हम क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन वैल्यू। प्रोविजन फॉर द फंड्स इज मेड ऑन एनुअल बेसिस। एनुअल बेसिस में ये फंड्स की हम कैलकुलेशन करते हैं। इलेक्ट्रेट, अगर जो मशीन है वो आपने 10 लाख की खरीदी थी, उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम है 10 साल तक वो अच्छे से चले। Then the annual provision of funds to replace the machine after 10 years कितना हो जाएगा? Divided by total value divided by the time, इसकी हो जाएगी 1 लाख वैल्यू। इसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। इसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। बेसिकली आपने जो 10 लाख की चीज, जैसे हम बोलते हैं ना कि यार 100 रुपए का मिल रहा है, 2 बार भी मिल लिया तो क्या बुरा है? कोई चीज बोलते हैं ना 100 रुपीज की तो मिल रही है, 2 बार भी चल जाए तो बहुत है। दिस इज व्हाट कि भैया एक बार भी अगर मेरे कपड़े की कॉस्ट 50,000 पड़ रही है, 50 रुपए पड़ रही है, देन इट इज फाइन। ये वो वही बोल रहे हैं कि 10 साल में अगर मैंने कोई चीज 10 लाख की खरीदी है तो मुझे वो 1 साल में उसकी कितना पैसा पड़ रहा है? उसमें 1 लाख रुपए पड़ रहा है, पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? अब ये तो मशीन की वैल्यू है, ऊपर से मशीन कोई खराब हो गई या उसमें जो ऑयल कोई डलवाना पड़ गया, वो तो मेरे एक्स्ट्रा खर्चे हो गए ना। सर मैंने अगर 2000 का या 4000 का उसमें कोई ऑयल डलवा दिया तो वो तो मेरा 1,04,000 का खर्चा हो गया ना उस साल का, उस मशीन पे। कितना खर्चा हो गया मेरा? 1,04,000 रुपए। होना कितना चाहिए था? 1 लाख रुपए। वो जो बच जाएगा 4,000, दैट इज योर सिग्निफिकेंस ऑफ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या होता है कि वो फंड होता है जो प्रोड्यूसर अपने पास रखते हैं इन केस उनको आगे इसको रिप्लेस करना। और रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट क्या होती है? ये रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। बेसिकली जब मैंने एक मशीन 10 लाख की खरीदी, 10 लाख की वो मशीन खरीद ली मैंने, तो अब अगले 10 साल तक मेरे वो 10 लाख रुपए बच रहे हैं ना, मैं मशीन ऑलरेडी खरीद चुकी हूँ। पर मैं क्या करूँगी? मैं एक लाख को रख लूंगी संभाल के, ताकि जब 10 साल तक मुझे ये मशीन रिप्लेस करनी पड़े तो 10 लाख आएंगे कहाँ से? इसी को तो हम संभाल के रखे हुए, इसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। जो मेरी मशीन डेप्रिशिएट हुई समय की वजह से, उसको रिप्लेस करने के लिए मैंने एक फंड रखा हुआ है, दैट इज डेप्रिसिएशन। क्यों जरूरी होता है ये? इसलिए जरूरी होता है क्योंकि ये तो फिक्स है ना कि ये तो फिक्स है ना कि जो मशीन है वो तो खराब होगी ही होगी। ऐसी कोई मशीन इज नॉट अमर ना कि जिंदगी भर चलेगी, इट इज नॉट पॉसिबल। कोई हम भी तो ह्यूमन बींग्स हैं, तो हम भी 50-60 साल में हमारी स्टेजेस ऑफ लाइफ है, हड्डियां घिस जाती हैं, बूढ़े हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो मशीन तो फिर भी इंसानों ने की बनाई हुई चीज है,
दैट इज फिक्स्ड कि उसकी वॉर्न आउट होगा नहीं होगा, वो खराब होगा ही। इट फुलफिल्स द नीड फॉर रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, और जब हमारे पास ये रिजर्व फंड होगा तो जब हमें रिप्लेस करने की जरूरत पड़ेगी तब हमारे पास पैसे होंगे। लैक ऑफ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड इम्प्लाइज द लैक ऑफ रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, और अगर हम ये रिजर्व फंड नहीं रखेंगे तो हम आसानी से रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। अकॉर्डिंगली जो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट यानी कि जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होती है इकोनॉमी की वो गिर जाएगी, फॉल कर जाएगी। कैसे? मान लो जैसे अगर मैंने ये 1 लाख रुपए इस 2020 में नहीं बचा के रखा, ठीक है, मैंने 2019 में मशीन खरीदी, अब मुझे अगले साल से 1 लाख रुपए बचा के रखना है। अगर मैंने नहीं बचाया तो इस साल की मेरी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट तो जीरो हो जाएगी ना, तो कुछ इन्वेस्ट ही नहीं किया। नेक्स्ट साल की भी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, अगले 10 साल तक मेरी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितनी जाएगी? जीरो। मैंने कुछ एडिशन ही नहीं करी। तो ये डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या करता है? ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। फर्स्ट चीज तो ये आपको रिप्लेसमेंट करने के लिए हेल्प करेगा, इस चीज के लिए रिप्लेसमेंट के लिए। सेकंड चीज है आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को बनाए रखता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जीरो नहीं होने देगा इकोनॉमी। समझ में आया? नाउ दिस लीड्स टू इससे क्या होगा? ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट गिर जाएगा, द लेवल ऑफ इनकम एंड द एम्प्लॉयमेंट विल आल्सो फॉल, द इकोनॉमिक स्लो डाउन की स्टेज में आ जाएगी जब हम कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। It might be caught into a low level equilibrium trap, a situation when low income causes low demand and low demand causes low output and once again low income. तो आगे जब हम एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई पढ़ेंगे तो हम देखेंगे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कितनी क्रूशियल होती है। अगर आपने सेविंग्स ज़्यादा कर दी, जैसे अभी कोविड के टाइम पे लोगों ने बिजनेस में इतना इन्वेस्ट नहीं किया, उन्होंने कहा सेव कर लेते हैं, कल को कोई बीमार हो जाएगा तो हमको ज़रूरत होगी। इवेंचुअली क्या हुआ इकोनॉमी के साथ? तो बहुत ज़्यादा सेविंग्स भी जरूर, सेविंग्स जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे उसमें कि सेविंग्स शुड बी इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। अगर ये बैलेंस बिगड़ेगा, अगर सेविंग्स ओके जब हम वो चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको दोबारा से बताऊंगी, बट अभी क्योंकि इन्होंने जिक्र किया है, अगर सेविंग्स इंक्रीज हो जाएंगी तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो आउटपुट नहीं होगा, आउटपुट नहीं होगा तो इकोनॉमी खराब, जीडीपी खराब, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ज्यादा सेविंग्स होने की वजह से इकोनॉमी खराब। ओवर इन्वेस्टमेंट भी अगर हो जाती है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो सेविंग्स कम बढ़ जाएंगी, लोगों के पास सरकार की एक्सपेंडिचर बढ़ जाती है इस केस में, लोगों के पास खुद का पैसा नहीं होगा खर्च करने के, और सेविंग्स इज समथिंग लोग कभी कम नहीं करना चाहते, कोई चाहता है कि सेविंग्स कभी कम हो। मोस्ट केसेस में सेविंग्स बढ़ी जाती है जिसकी वजह से इकोनॉमी को हार्म होता है। इन्वेस्टमेंट भी ओवर हो जाएगी तब भी इकोनॉमी को हार्म होगा, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। समझ में आया? लेट्स फोकस ऑन दिस। तो इकोनॉमी इस वजह से, जब मैंने आपको कोविड का एग्जांपल दिया, जब हमने अपनी सेविंग्स इंक्रीज कर ली, हमने इन्वेस्टमेंट नहीं डाली मार्केट में, उसकी वजह से क्या हुआ? इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाती है, धीरे हो जाती है, और इवेंचुअली लोगों को जॉब्स वगैरह नहीं। एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या होता है? इट इज एसेंशियल, आपको पता होना चाहिए एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस के बीच में डिफरेंस क्या है। अनएक्सपेक्टेड मतलब अनफॉर्चून, जिनके बारे में आपने नहीं सोचा। Loss of value of fixed assets when these became obsolete, outdated. Obsolete मतलब पुराना हो जाती हैं। जब भी कोई आपके fixed assets, कोई मशीन है वो पुरानी हो जाती है, जैसे चक्की पीसना, ठीक है, चक्की पीसना, गेहूँ पीसना, पहले गेहूँ चक्की से पीसा जाता था, अभी गेहूँ पीसने के लिए मशीन आ गई है। दिस इज ऑब्सोलीट। डिफरेंस देख रहे हो ना, दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो ये क्या है? चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से हमने एक मशीन रिप्लेस करके दूसरी मशीन लगाई। Loss of value of fixed assets when these became obsolete, outdated, owing to change in demand. एक मतलब पहली चीज लॉस ऑफ वैल्यू कैसे कम हो सकती है? जब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। दूसरी चेंज कब हो सकती है? जब डिमांड चेंज हो। डिमांड, जैसे गेहूं का एग्जांपल लेते हैं, पहले चक्की से पीसना was ओके क्योंकि पॉपुलेशन उतनी नहीं थी, लिमिटेड लोगों को फीड करना होता था। अब क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, आटे की डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई है, अगर हम उसको रिप्लेस नहीं करेंगे, हम दूसरी मशीन नहीं लगाएंगे तो लोग भूखे रह जाएंगे, ठीक है। और इन्होंने एग्जाम्पल दिया जैसे कि अ प्लांट प्रोड्यूसिंग रबर शूज बिकेम ऑब्सोलीट व्हेन जो डिमांड रबर शूज से लेदर शूज। आपकी जैसे हमने जब आपने क्लास 11 में डिमांड पढ़ी थी तो उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा था टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। जब लोगों की टेस्ट, जब फैशन चेंज होता है तो लोगों की डिमांड भी।
अब जब डिमांड चेंज होगी तो जो जिससे चेंज हुई वो चीज पुरानी हो जाती है, ऑब्सोलीट हो जाती है। Expected obsolescence is estimated by the producers on the basis of their knowledge and experience. जो expected है वो लोग अपनी knowledge experience के थ्रू ये पता कर लेते हैं कि भैया अब ये, जैसे जीन्स का एग्जांपल लेते हैं, पहले आपकी एकदम पेंसिल स्ट्रेट फॉर मैन लड़कों का बताती हूँ, पहले आप लोग पैंट्स बेल बॉटम चलती थी, ठीक है, धीरे धीरे स्ट्रेट फिट आई, फिर अब आजकल लड़के थोड़ी पेंसिल फिट जीन्स भी पहनने लगे ना, इट इज कमिंग बैक अगेन टू स्ट्रेट फिट। ये क्या है? चेंज इन फैशन। चेंज इन फैशन की वजह से आपकी डिमांड चेंज हो रही है, तो ये चीजें आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। कोई इंसान अगर 20-25 साल से बिजनेस में है तो वो ये प्रिडिक्ट कर लेगा कि भैया दिस इज फैशन एंड इट विल कीप ऑन चेंज। ये तो हो गया आपका एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। ये क्या हो गया? हमने सोच पता था कि ऐसी पॉसिबिलिटी है। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या होता है? नेचुरल कैलामिटीज की वजह से, जैसे कि अर्थक्वेक, फ्लड्स, फायर, ऐसा कुछ हो जाए, या फिर मार्केट की फॉल इन मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स व्हेन देयर इज इकोनॉमिक रिसेशन। इकोनॉमिक रिसेशन आ जाए, इकोनॉमी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाए और सभी चीजें, पैसा काफी कम हो जाए। लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ओनिंग टू अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस इज कॉल्ड कैपिटल। जब अनएक्सपेक्ट, याद रखना, जब एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस हो रही थी तो उसको हम क्या बोल रहे थे? डेप्रिसिएशन। उसको हम क्या बोल रहे थे? अगर अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस होगी, मतलब हमने नहीं सोचा है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, अर्थक्वेक का पता होना होता है हमको, उस केस में कैपिटल का लॉस हो जाएगा। उस केस में अभी अर्थक्वेक, फ्लड आ गया, या अर्थक्वेक बड़ी लंबी सी मेरी मशीन थी, टावर हो गया, जैसे ये जैसे आपकी 4G 4G का 5G 5G का टावर हो गया। अभी टावर के साथ क्या होगा? अर्थक्वेक आ गया, गिर गया। अब मैंने नहीं सोचा था ना कि मुझे ये खर्चा बेयर करना पड़ेगा। दिस इज सिंपली कैपिटल लॉस। ये क्या है? कैपिटल का लॉस है, मेरी पूरा वो खर्चा खत्म ही हो गया। ओनली एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस को हम डेप्रिसिएशन में कंसिडर करते हैं, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस को हम डेप्रिसिएशन में कंसिडर नहीं करते। ये तो चीज हमने पहले ही देख ली थी। डेप्रिसिएशन में 3 चीजें कंसिडर होती हैं, क्या क्या? नॉर्मल वेयर एंड टियर, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, एंड थर्ड इज एक्सीडेंटल डैमेजेस। ठीक है, तीनों चीजें समझ में आई? तीनों में क्या डिफरेंस है? एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस समझ में आया? समथिंग जो आपने प्रिज्यूम कर लिया या फिर जिसका आप आइडिया लगा पा रहे हो, दैट विल बी एक्सपेक्टेड, एंड समथिंग जो आपको नहीं पता कि एकदम से डैमेज हो जाएगा, दैट विल बी कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, दैट इज डेप्रिसिएशन, और कैपिटल लॉस, दोनों में क्या डिफरेंस होगा? CFC यानी कि डेप्रिसिएशन, लॉस ऑफ वैल्यू while these are being continuously used. ये क्या है? ये वो गुड्स हैं, कैपिटल गुड्स हैं, जो अभी भी डेप्रिसिएशन CFC के किन में होगी? उन गुड्स में कैपिटल कंजम्पशन होती है जो अभी भी आप यूज करते जा रहे हो, वो अभी तक बाहर नहीं हुए हैं प्रोडक्शन से। बट इन केस ऑफ कैपिटल लॉस क्या होगा? ये उन कैपिटल गुड्स के साथ होगा जो अब आप यूज नहीं कर रहे। जैसे मैंने टावर का एग्जांपल दिया, टावर गिर गया ना अर्थक्वेक आने के बाद, उसका तो यूटिलाइजेशन ही पूरी तरीके से खत्म हो गया। बाय चांस वो टावर कहीं से मुड़ जाता है या उससे कोई तार बार कट जाती, तो मैं उसको जोड़ के फिर से यूज करने लग जाती, दैट वाज डेप्रिसिएशन। बट वो जब टावर गिर ही गया, कंप्लीटली आउट ऑफ यूज हो गया, देन दैट इज कैपिटल लॉस। क्या होगी? कैपिटल। ये किस वजह से होता है बता दिया, इस वजह से, दैट इज एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से CFC होगा, और अनएक्सपेक्टेड की वजह से कैपिटल लॉस। जो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल है, इसको आप मैनेज कैसे करोगे? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड के थ्रू। इससे मैनेज करोगे डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। और जो आपकी कैपिटल लॉस होती है, ये आपकी इंश्योरेंस वगैरह अगर आपने करा रखी होती है मशीनरी की, तो उसको आप रिक्लेम करके अपनी मशीन, समझ में आया? अभी जैसे छोटी मोटी आपकी मशीन में डैमेज हो गया, नॉर्मल आप उसके लिए जाते हो, ये गाड़ी की सर्विस वगैरह कराने के लिए, तो इसके लिए इंश्योरेंस को ना क्लेम करते हो। एक्सीडेंटल अनएक्सपेक्टेड जब कोई चीज हो जाती है, उसकी वजह से आप अपनी इंश्योरेंस वगैरह क्लेम, या तो आपके पास हो पैसे तो ठीक है, नहीं होता तो फिर यू कैन क्लेम योर इंश्योरेंस। समझ में आया? नेक्स्ट इज स्टॉक्स एंड फ्लो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। समझ में आया? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, डेप्रिसिएशन, नेट इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। थैंक यू।